Hi everyone, welcome to Career Talk. So in this video, we will analyze the PIB of 7th and 8th फरवरी 2021 जो हमारे यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पीसीएससी के करंट अफेयर इंटरनेशनल अफेयर साथ में मिनिस्ट्रीज के जो डिफरेंट सेक्टर्स पे वर्क होते हैं उसके सिलेबस को हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं। ओके, सो आज हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से टॉपिक है जो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले जो इंडियन यूरोपियन के बीच में डायलॉग हुआ ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उसको रीड करेंगे। देन उसके बाद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सुब्रमण्यन जी को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन। उसके बाद एस्ट्रो टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको प्रमोट किया जा रहा है बाय दी अंडर द कैंपेन ऑफ देखो अपना देश। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने फाउंडेशन रखा था असम की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, उसको देखेंगे। उसके बाद आसाम वाला जो कि एक प्रोजेक्ट है अंडर आसाम, ओके, बाय लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद लास्ट में हम देखने वाले हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है इसके अंदर जो, उसको भी हम रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपना जो पहला टॉपिक है हमारा उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी इंडियन यूरोपियन हाई लेवल डायलॉग ऑन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये जो डायलॉग है ये किसका आउटकम है? ये जो इंडियन यूरोपियन जो हाई लेवल जो डायलॉग आया अचानक से, ठीक है, ये जो फर्स्ट इंडियन यूरोपियन हाई लेवल डायलॉग है, ये किसका आउटकम है? ये आउटकम है जो 15th इंडियन यूरोपियन यूनियन लीडर सबमिट हुआ था जुलाई 2020 में। ये इसका मेजर आउटकम है कि यहाँ पर इंडियन यूरोपियन यूनियन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे ये डायलॉग चल रहा है। ओके, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डायलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या था? टुवर्ड्स द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन, इस पे ये बात चल रही है। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे ही बात चल रही है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट में क्या होगा? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो एफटीए साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ, ओके, उस पर फोकस किया जाएगा। ट्रेड बैरियर्स जो हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच, ओके, यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच, उसको रिमूव किया जाएगा। क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट सेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी इनहेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इंडियन यूरोपियन यूनियन में एफटीए साइन हुआ था, ओके, एफटीए मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ऑफिशियली अगर हम बात करें, ऑफिशियली जिसको अगर नाम से किस नाम से बुलाया जाता है, ऑफिशियली बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। एफटीए कब साइन किया गया था? 2007 में इंडियन यूरोपियन के बीच साइन किया गया था। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? इट इज एग्रीमेंट जो बिटवीन अ कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द बैरियर्स टू ट्रेड। ओके, ट्रेड में जो बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो साइन किया जाता है। ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स जो आते हैं ट्रेडिंग के बीच में, दैट लाइक टैक्सेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक रेगुलेटरी लॉज, इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है। और अगर इसको हम ऑफिशियली बोले, ऑफिशियली क्या नाम बोला जाता है? विद जो इंडिया यूरोपियन यूनियन में साइन किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ऑफिशियली अगर हम बात करें तो BTIA, ओके, BTIA नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये किस किन चीजों को इनकॉम्पोस करता है? इनकॉम्पोस मतलब इसमें किस किस चीज, कौन कौन सी चीजें जो प्रपोज्ड है वो किस किस से है? गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, इन तीन चीजों से रिलेटेड है ये बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पर हम ट्रेड एक्सपेक्ट देख लेते हैं इंडियन यूरोपियन का कि क्या है ट्रेड एक्सपेक्ट, कौन है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यूरोपियन यूनियन इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके। और जो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा है? एज अ ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग बता रहा है। अगर ग्रुपिंग वाइज कंट्री को देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंट्री वाइज बात करें तो कंट्री वाइज में यहाँ पर यूएसए इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएसए है अगर हम कंट्री वाइज बात करें। और अगर यहाँ पर ग्रुपिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके। एंड अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो पहले तो यूएसए है, फिर चाइना है, फिर यूके है। यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, यूएसए 15.2%, देन चाइना 13.8, उसके बाद यूके है दैट इज 12.6, ओके। और अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो यूरोपियन यूनियन क्या है? इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके। अगर हम यूरोपियन यूनियन के लिए जो इंडिया है
वो 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, तो याद रखिएगा, इन द एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया क्या है, 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट से बात करें तो इंडिया के एस्पेक्ट से अगर हम ग्रुपिंग की बात किया जाए तो ग्रुपिंग में यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीजों की बात की गई है। उसके बाद हमारा जो सेकंड अगर हम अभी देखें तो वो हमारा नेशनल सेफ्टी काउंसिल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यन जी हैं वो अपॉइंट किए गए नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक्चुअली में है क्या, इट इज अ नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग पैक्ट बॉडी एट द नेशनल लेवल इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट, डेवलप और सस्टेन वॉलंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट द नेशनल लेवल। ओके, एंड इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। और किसके द्वारा सेटअप की गई है, सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इन 1965। ठीक है, इसके द्वारा ये सेटअप की गई है। ये रजिस्टर्ड किसके अंदर है, अगर ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड सब्सिक्वेंटली एज अ पब्लिक ट्रस्ट अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। ओके, इसका जो मैनेजमेंट टीम है, अगर हम इसके काउंसिल की बात करें तो इसको पढ़ लेते हैं कि जो बोर्ड है इसका बोर्ड कैसे बना हुआ है, इसमें जो काउंसिल है किसके द्वारा मैनेज की जाती है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। तो देखिए जो बोर्ड है इसमें 51 मेंबर्स हैं। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 51 मेंबर्स बिसाइड द चेयरमैन को छोड़ के यहाँ पर 51 मेंबर्स हैं इस बोर्ड में। ओके, जिसमें से 16 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 8 रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड 8 रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर। ओके, तो ये पूरे जो 8 और 8 है, जो 8 जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और जो अदर 8 है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। दोनों मिलकर हो गए 16, और ये जो 16 मेंबर्स है ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद जो 32 मेंबर्स है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। उसके बाद जो 2 बचे ये कैसे होते हैं, 2 एक्सपर्ट्स नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। तो ओके, ये कुल मिला के हो गए 51। ओके, चेयरपर्सन को छोड़कर तो ये होते हैं 51 मेंबर्स। ओके, इस काउंसिल में, और ये फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव है उस पे वर्क करते हैं। ओके, और इसके साथ साथ अगर हम बात किया जाए कि जो बोर्ड है, ये बोर्ड comprises with the member from the government, employer organization and the trade union organization। तो ये 3 चीजों से ये बोर्ड क्या होता है, comprises होता है। उसके बाद अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कोई भी बन सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होता है एज अ चेयरमैन। ठीक है, और जो इसका जो डायरेक्टरेट जनरल होता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल एंड द सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है जो एनएससी का, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनएससी एंड द सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ओके, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं, क्या क्या वर्क करता है। Conducting a specialized training courses, conferences, seminar, workshops all over the nation. Conducting a consultancy studies such as safety audits, hazard evaluation, emergency management plan, and the risk assessment. And the third one is as designing and the developing a promotional material and the publications for human welfare. Okay. उसके बाद facilitating organization in celebrating various campaigns such as Road Safety Week, Safety Day, World Environment Day, and organized many national and the international कॉन्फ्रेंसेस। तो दीज आर दी एक्टिविटीज। ओके, उसके बाद अगर हम और चीज अगर हमें देखना है कि इसका मेजर रोल प्ले कहाँ पे करता है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल हैज अ मेजर रोल प्ले टू प्ले और टू इंश्योर अ सेफ्टी इन द वर्क प्लेसेस अंडर अ न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इसके अंदर भी वर्क करता है, तो ये वर्क प्लेसेस के लिए भी कुछ सेफ्टी इंश्योर करता है। ओके, तो ये these are the activities that played by the National Safety Council। ओके, तो हमने यहाँ पर सारी चीज देख ली। नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या होती है, किसके द्वारा सेटअप की गई, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होता है, इसका चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल, इसकी एक्टिविटीज पढ़ ली। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया ऑन दी एस्ट्रो टूरिज्म, और यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है किस कैंपेन के अंदर किया गया है,
अंडर द कैंपेन ऑफ देखो अपना देश कैंपेन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो एस्ट्रो टूरिज्म होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है? ये स्काई रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट इन स्काई रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज डार्क स्काई ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोफोटोग्राफी, मोस्ट ऑफन इन नेचर बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। सो नेचर बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में ये एस्ट्रो टूरिज्म रिलेटेड है। याद रखिएगा ये स्काई रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये एस्ट्रो टूरिज्म को लाया गया है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टारगेटिंग a sky feature of destination combined with the earth facility to attract the tourist to attract the tourist is one of the new opportunity to deliver a unique tourism product। तो यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है फॉर द टूरिस्ट एक्टिविटीज। ओके, और यहाँ पर अर्थ की ढेर सारे या फिर स्काई फीचर्स ले लीजिए आप, यहाँ पर देखा जाता है, टारगेट किया जाता है। ओके, इससे क्या होगा, स्काई फीचर को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे कि सप्तऋषि बनता है, तो सब चीज़ों को एक जगह से दिखाया जाएगा। ओके, इसके लिए इंडिया ने कुछ जगह हाईलाइट किया है फॉर द एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन, मेजर डेस्टिनेशन विच कैन बी प्रमोटेड एज अ एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया सच एज पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, मांडू मध्य प्रदेश में, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को डेस्टिनेशन बताया गया है और यहाँ पर से प्रमोट किया जाएगा एस्ट्रो टूरिज्म। ओके, एंड दीज आर द टूरिज्म डेस्टिनेशन, एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया। ओके, इन सब चीज़ों को, इन सब सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है और इसके लिए यहाँ पर वेबिनार रखा गया है। यहाँ पर इसी चीज़ का एस्ट्रो टूरिज्म के लिए यहाँ पर वेबिनार रखा गया है और यहाँ पर जो वेबिनार है फोकस किया है ऑन एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ऑफ एस्ट्रो टूरिज्म as one of the most authentic and environmental friendly way of traveling, along with its immense potential to bring positive social, economic and conservation benefit to remote communities। उससे रिलेटेड वेबिनार था। आपके यहाँ पर एक टर्म बस याद रखना कि एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है। तो याद रखिए कि it is based on a sky related activities such as dark sky observation, astrophotography, most often in nature based context। यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म की बात की जा रही है। यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसे प्रमोट किया जा रहा है। उसका नेक्स्ट हमारा जो PIB है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है प्रधानमंत्री जी से, जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने डेडिकेट किया नेशन को और फाउंडेशन किया है। किसका फाउंडेशन किया? फाउंडेशन दी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट है देख लेते हैं। और दैट इज उन्होंने सबसे पहले डेडिकेट किया है नेशन को LPG इंपोर्ट टर्मिनल 348 किलोमीटर दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने दुर्गापुर नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के यहाँ पर क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, यहाँ पर डेडिकेट किया है देश को कि ये एक पार्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का और ये इसके अंदर बनेगा। ठीक है, PM ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। तो 348 किलोमीटर का ये नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन है जिसको डेडिकेट किया है नेशन को। उसके साथ साथ और क्या लेड किया है, और क्या, he laid the foundation stone of second catalytic isodewaxing unit of हल्दिया रिफाइनरी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चीज इन्होंने फाउंड, और तीसरी चीज क्या की है उन्होंने, 4 लेन ROB कम फ्लाईओवर एट रानीचक हल्दिया ऑन NH41। तो ये 3 चीज का फाउंडेशन रखा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये जो वेस्ट बंगाल में जो 3 चीजों का फाउंडेशन रखा है, ये क्या करेंगे, these project will improve the ease of living and the ease of doing business in the regions, and these project will also help Haldia to grow into a major hub of export and import। So these are the important projects that our prime minister led। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जो 348 किलोमीटर दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन है उसका एक पार्ट है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है ये। तो जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, जो इट इज ऑल्सो नोन एज द
जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। एंड इसका प्रोजेक्ट केम क्या है 2655 किलोमीटर प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट द ईस्टर्न स्टेट टू द नेशन गैस ग्रिड। ओके, मेजर जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट का हमारा जो वन नेशन वन गैस प्रोग्राम है उसको भी अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न स्टेट्स है इसको कनेक्ट करने के लिए इसका मेजर एम है, एम टू कनेक्ट द ईस्टर्न स्टेट टू द नेशन गैस ग्रिड। तो कौन कौन सी ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर जिसको अंदर लाया गया प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। दीज आर द बेनिफिशरीज under this project, and this project will assure industrial development in the East India by supplying a environmentally clean natural gas to fertilizer and power plant, refineries, steel plant and other industries. So these are the project which will be helpful for the industrial development in the Eastern India. Okay, and it will also provide a clean energy to household and transportation in the cities in route the पाइपलाइन। और एक इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जो प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट एंड गैस यूटिलिटी गेल के द्वारा ये प्रोजेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द कलेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके, it will provide a clean energy to the household and the transportation in the cities en route the pipeline. It will also assure industrial development in the East India by supplying a environmentally clean natural gas to fertilizer and a power plant, refineries, steel plant and other industries. 7 big East India cities such as Varanasi, Jamshedpur, Patna, Ranchi, Kolkata, Bhubaneswar, Cuttack will be a major beneficiary of this project. These are the significance of this project. ये है, ये मैप आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। उसके बाद ये देखिए खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म हो रहा है उड़ीसा पे। इसका मेन एम है पूरा ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करना, ठीक है, विद अ मेजर एम ऑफ नेशन गैस ग्रिड प्रोग्राम। ओके, तो दिस इज अबाउट द ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और इसको इनॉग्रेट किया था वह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूं ऑब्जेक्टिव याद। द स्कीम इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अ piped cooking gas to the household of Varanasi within the next 2 years or 2 million other in a neighboring state after 1 or more year. Okay, इसका major objective है। And the government also plan to create a 25 industrial cluster in these states which can utilize the gas as fuel and generate employment in these areas. So this is about the Urja Ganga project. एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पीआईबी है दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। सो यहाँ पर जो ग्लेशियल ब्रस्ट हुआ उत्तराखंड में उसके लिए एक कमेटी यहाँ पर बुलाई गई, कमेटी की मीटिंग हुई और कमेटी रिव्यू की कि कैसे हो रहा है, मतलब ओके सो क्या एस्पेक्ट्स है ग्लेशियल ब्रस्ट के, यहाँ पर इन सब चीज़ों में बात चल रही है। तो हम सबसे पहले जो ग्लेशियल ब्रस्ट है उसको पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज अ ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड? Glacial lake outburst flood is a type of a outburst flood that occur when a dam containing a glacial lake fails. और ये glacial lake fails के कारण क्या है, फेल क्यों हो जाता है? due to erosion, a build-up of water pressure, avalanches of rocky or a heavy snow, earthquake, volcanic eruption under the ice or a glacier collapses into it. So these are the reason, that's why a glacial lake outburst flood occur. Okay, उसके साथ साथ एक और टर्म है, इसी के साथ साथ एक और टर्म है यहाँ पर जो जोकुल हॉलॉप करके एक है जो इसी से सिमिलर है। और इसको ये क्यों होता है, जो जोको हॉलॉप इसको कहते हैं, क्या होता है कि when a body of water contained by a glacier melt or overflow the glacier. ओके, तो इसी के साथ सिमिलर एक टर्म है यहाँ पर जोकुल हॉलॉप जिसको कहते हैं। और ये क्या होता है, where a body of a water contained by a glacier melt or overflow the glacier. Okay, this is called a Jokull Hall. तो दोनों को याद रखिएगा, जो जोकुल हॉल्प और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है दोनों थोड़ा अलग हैं। उसके साथ साथ
डिफिनीशंस भी थोड़ी थोड़ी सी अलग है, लेकिन दोनों थोड़ा सा सिमिलर है। सिमिलर किस तरीके से, यहाँ पर वहाँ पर जो ग्लेशियल लेक फेल होता है, जब डैम, जब जो क्या होता है, जब आउटब्रस्ट फ्लड ऑक्योर होता है, ओके, जब आउटब्रस्ट फ्लड होता है, जब ज़्यादा पानी आने लगता है, ओके, तो उसके कारण क्या होता है, जो डैम होता है वो फेल होने लगता है। डैम उस वाटर को रोकने के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके रीजंस क्या क्या है, ड्यू टू इरोजन, बिल्डिंग ऑफ वाटर प्रेशर, दीज आर दी थिंग्स अबाउट द रिलेटेड टू द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। उसके साथ साथ एक और उसी के जैसा एक इवेंट होता है, दैट इज जोकुल हॉल, और उसमें क्या होता है, वेयर अ बॉडी ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग एंड ओवरफ्लो द ग्लेशियर, ओके, तो दीज आर द टू टर्म्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात की जा रही है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में है क्या। सो एट द नेशनल लेवल, कैबिनेट, द कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड द नेशनल क्राइसिस management committee are the key committees involved in the top level decisions making the disaster management. So with the respect of disaster management, ये कमेटी रिव्यू करती है एट द नेशनल लेवल। तो इसका मेजर रोल क्या है, डिसीजंस लेना, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, ओके, उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी लाई गई है। इसके इट डील विद अ मेजर क्राइसिस विद अ सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशंस, ओके। इसके दो की फंक्शंस है इस कमेटी के। पहला क्या है, ओवरसी द कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्पांस एंड गिव डायरेक्शन टू द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एज अ डीम्ड नेसेसरी। और इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इसके चेयरपर्सन, with secretaries of ministries, department and agencies with these specific disaster management responsibilities. So these are the composition of this committee. उसके साथ साथ यहाँ पर जो एनडीआरएफ है जो मेजर रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एनडीआरएफ इज मेड अप ऑफ 12 बटालियंस, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड ईच बटालियन कंसिस्ट ऑफ 1149 पर्सनल्स, ओके, एंड एनडीआरएफ वाज constituted as section 44 and 45 of the disaster management act 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को। और जो पहले बिल जब प्रेजेंट किया गया था 2005 में हमारे पार्लियामेंट में, उसके बाद इसको एक्ट बनाया गया है बाय द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन 2006। और 2006 में ये प्रेसिडेंट द्वारा एसेंट मिलने के बाद ये एक्ट बनेगा, और उसके बाद एनडीआरएफ को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एनडीआरएफ ये फॉलोइंग जो 10 स्टेट्स हैं यहाँ पर ये एनडीआरएफ प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का चेयरमैन कौन होता है, जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो कि हेड करता है एनडीआरएफ को, और वहां पर उसकी पोस्ट होती है, हेड ऑफ द एनडीआरएफ इज डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टरेट जनरल। तो कोई एक आईपीएस ऑफिसर ही एनडीआरएफ का हेड बनता है, फिर उसको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ डायरेक्टरेट जनरल, ओके। और जो एनडीआरएफ है वो किसके अंडर फंक्शन करती है, अंडर फंक्शन करती है एनडीएमए के अंदर फंक्शन करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर वर्क करती है एनडीआरएफ। और याद रखिएगा कि एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है इसके चेयरमैन, ओके। उसके साथ एक आखिरी क्वेश्चन है जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि क्या सिविलियन भी ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को, तो नहीं, सिविलियन डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट एंट्री टू द एनडीआरएफ, ओके। एनडीआरएफ कंसिस्ट ऑफ सीआरपीएफ, आईटीबीपी Indo-Tibetan Border Force, BSF Border Security Force, CISF Central Industrial Security Force, and the Sashastra Seema Bal SSBs. So these comprises of NDRF, okay. और यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि इज मेड अप ऑफ 12 बटालियंस, तो यही है जो 12 बटालियंस है, ओके। सो यही बटालियंस है जो एनडीआरएफ को कंसिस्ट करती हैं और यही वर्क करती हैं टुवर्ड्स द डिजास्टर। जैसे यहाँ पर अभी उत्तराखंड में जो ग्लेशियल आउटब्रस्ट हुआ उसमें भी एनडीआरएफ की टीम वर्क कर रही है, उसके साथ साथ जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो भी वर्क कर रही है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 4 चीजें डिस्कस की हैं, जो 5वां चीज था हमारा, उसको जो आशाम माला करके जो प्रोजेक्ट है, ओके, यहाँ पर इसको हमने जो है 6 फरवरी के पीआईबी हमने इसको कवर किया था आशाम माला को, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड अबाउट the 7th and 8th February daily PIB analysis, and if you want the PDF of this video, you can get it from our description box, and if you like the video, you can subscribe our channel to get the daily info of the PIB analysis. Thank you.